नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी डिस्कशन को, जिसको कि हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था। जीएस पेपर 4 ऑफ 2020 जिसकी एनालिसिस चल रही थी उसी को कवर किया जाएगा एंड इसके फोर्थ एंड द फाइनल पार्ट को अब कवर किया जाएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ हमारा जो 2020 का सिलसिला है जीएस पेपर्स के डिस्कस करने का, वो भी समाप्त हो जाएगा। पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए यूट्यूब पे उपलब्ध करवा दी गई है, स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एंड आप इसको बड़े ही आराम से जाके देख सकते हैं। हमने जीएस पेपर 1 में 4 वीडियोस कवर की, जीएस पेपर 2 में 4 वीडियोस कवर की, जीएस पेपर 3 में एंड अब फाइनली हम जीएस पेपर 4 में भी 4 वीडियोस कवर कर रहे हैं, जिसके साथ पूरी की पूरी डिस्कशन आपके सामने पेश कर दी गई है। राइट, यदि आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है, आप जाके इसको देख सकते हैं। ऑल्सो फॉर द वन लास्ट टाइम बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं मालूम कि ये सीरीज़ क्या है, ये इस सीरीज़ का टाइटल है लर्निंग थ्रू PYP, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के माध्यम से हम सीखना चाहते हैं। और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स बेसिकली यूपीएससी के जो मेंस एग्जामिनेशंस हैं, इसके माध्यम से हम यहाँ पे चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। 2013 से लेके 2020 तक के हमने सभी के सभी पेपर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है पेपर वाइज। ठीक है, यदि आप मेंस को सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका मेंस क्लियर हो, तो जीएस के लिए इससे बेटर सोर्स आपको नहीं मिल सकता है। राइट, लेट अस बिगिन। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग केस स्टडीज़ को कवर करेंगे, जो इसका पार्ट 3 था, यानी कि जीएस पेपर 4 2020 का जो पार्ट 3 था उसमें भी हमने केस स्टडीज़ कवर करी थी। कुल मिला के 6 केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं, 3 केस स्टडीज़ कवर की जा चुकी हैं और इस वीडियो में भी हम 3 केस स्टडीज़ को कवर करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको यदि डाउट है या कोई भी आपको यदि क्वेरी है तो प्लीज़ हिचकिचाइए मत, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज सेंड कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। ऑल्सो यदि आपने स्टडी आईक्यू ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली बाय करें। स्पेशली वो लोग जो कि 2021 में अपना प्रथम अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। राइट, लेट अस बिगिन। You are a municipal commissioner of a large city having the reputation of a very honest and upright officer। ठीक है, तो अभी तक क्या चीज़ें देखिए, हमारी अप्रोच क्या है, धीरे धीरे हम फैक्ट्स को मार्क डाउन करते जाएंगे, बिकॉज समटाइम्स द केस स्टडीज़ आर वेरी लेंदी। जैसा कि आपके सामने है, इतनी बड़ी केस स्टडी है तो यहाँ पे 2 बार हो सकता है आपको पढ़ने का मौका ना मिले, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मार्क करते जाइए। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा है, मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ कि केस स्टडी को 2 बार पढ़ना चाहिए। पहली बार एक जल्दी से रीडिंग होनी चाहिए, सेकेंड टाइम आपको चीज़ों को मार्क करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे, हम 1 बार पढ़ेंगे और आपके सामने फैक्ट्स को मार्क करते जाएंगे। आप कौन हैं? आप एक म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, एक बड़े शहर के। आपकी रेपुटेशन कैसी है? आप बहुत ऑनेस्ट हैं और अपराइट ऑफिसर हैं। Huge multi-purpose mall is under construction in your city in which a large number of daily wage earners are employed। ठीक है, तो आपका एक और स्टेक होल्डर आ गया है, मल्टीपर्पस मॉल, और डेली वेज अर्नर्स भी आपके स्टेक होल्डर आ चुके हैं। One night during monsoons, a big chunk of the roof collapsed causing instant death of 4 laborers। चलिए, अब यहाँ पर जो डेली वेज अर्नर्स थे, इनमें 4 लोगों की वहीं पे तुरंत मृत्यु हो गई, इंक्लूडिंग 2 माइनर्स एज वेल। कुल मिला के 6 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 4 लेबरर्स थे और 2 माइनर्स भी थे। Many more were seriously injured, requiring immediate medical attention. The mishap resulted in a big hue and cry, forcing the government to institute an inquiry। चलिए, अब सरकार की तरफ से इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। योर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो इंक्वायरी जो है वो शुरू करवा दी गई सरकार की तरफ से। वो इंक्वायरी आप ही करने जा रहे हैं, क्योंकि आप म्युनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर बैठे हुए हैं। योर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हैज़ रिवील्ड अ सीरीज ऑफ एनॉमलीज, की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रही हैं एनॉमलस हैं। द मटीरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी डिस्पाइट द अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स। तो सबसे पहले तो मटीरियल पुअर क्वालिटी का था, डिस्पाइट द अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स परमिटिंग ओनली 1 बेसमेंट एंड एडिशनल बेसमेंट हैज़ बीन कंसल्टेड, यानी कि 1 की जगह 2 बेसमेंट्स को जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है।
This was overlooked during the periodic inspections by the building inspector of the municipal corporation. In your inquiry, you noticed that the construction of the mall was given the green signal despite encroaching on areas earmarked for a green belt and a slip road in the zonal master plan of the city. ये सबसे बड़ा loophole है यहाँ पे. उसके बाद the permission to construct the mall was accorded by the previous municipal commissioner, who is not only your senior and well known to you professionally but is also a good friend. Prima facie, the case appears to be of widespread nexus between officials of the municipal corporation and the builders. Your colleagues are putting pressure on you to go slow in the inquiry. The builder, who is rich and influential, happens to be a close relative of a powerful minister in the state cabinet. ठीक है, ये वाला जो बंदा है बिल्डर है, ये रिलेटिव भी है इसी पावरफुल मिनिस्टर का. The builder is also persuading you to hush up the matter, promising you a fortune to do so. He also hinted that this matter is not resolved at the earliest in his favor. There is somebody in his office who is waiting to file a case against you under the POSH Act. POSH Act कौन सा है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट. सो चीज़ें काफ़ी सारी हैं. इस केस स्टडी में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा. अब देख लेते हैं क्या क्या मुद्दे हैं. देखिए, सबसे पहले तो आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं. सबसे पहला स्टेक होल्डर आप खुद हैं. दूसरे नंबर पे स्टेक होल्डर आपके डेली वेज अर्नर्स हैं. इसी में अगर आप कहें 2.1 इसको कह सकते हैं, ये वो वाले जो वेज अर्नर्स हैं जिनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है 2.1 एंड 2.2. तो ये आपके साथ में ही आएंगे, जो वो वाले मृत जो कर्मचारी हैं जिनकी मृत्यु हुई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉनसून सीजन. उसके बाद यहाँ पे फर्दर भी चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती हैं, विच इंक्लूड्स यहाँ पर आपका देखिए इंस्पेक्टर आए थे कोई, राइट, पीरियोडिक इंस्पेक्शन बाय द बिल्डिंग इंस्पेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, नंबर 3 हो गई ये. उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं आपके सीनियर एमसी, जो कि पहले जिन्होंने अप्रूवल दिया था, जो कि आपके सीनियर भी हैं और आपके अच्छे दोस्त भी हैं. नंबर 5 पे कौन आते हैं? बिल्डर. और बिल्डर किसके साथ दोस्त हैं? किसी पावरफुल मंत्री के साथ दोस्त भी हैं ये. तो 6 स्टेक होल्डर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली 7 स्टेक होल्डर होता है पब्लिक एट लार्ज, जो कि इन जनरल इन चीज़ों से अफेक्ट हो रही है. नाउ इश्यूज़ क्या क्या हैं? देखिए, इश्यूज़ कई सारे हैं. सबसे फोरमोस्ट इशू है डेथ. बाकी सब चीज़ें साइड पे हैं. सबसे पहले सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी मानव की जो लाइफ है, किसी भी इंसान की जो लाइफ है, वो सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए. तो नंबर 1 थिंग विल बी द डेथ ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन. तो ये आपका सबसे पहला एथिकल इशू होगा. दूसरा एथिकल इशू क्या होगा? जो मटेरियल यूज़ था ये पुअर क्वालिटी का था. तीसरा एथिकल इशू क्या होगा? एडिशनल बेसमेंट बनाई गई थी. चौथा एथिकल इशू क्या होगा? कंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिया गया था जहाँ पे ग्रीन बेल्ट आने वाली थी और जहाँ पे एक स्लिप रोड बनाई जाने वाली थी. तो चौथा एथिकल इशू ये हुआ. पांचवा एथिकल इशू क्या होगा? नेक्सस बिटवीन द वेरियस पीपल. दिस विल बी द 5th एथिकल इशू. ठीक है, तो ये आपके 5 एथिकल इशूज हमने आपको ढूंढ के बता दिए हैं. ठीक है, तो अब देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में कुछ बच गया है. डिस्कस द एथिकल इशूज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस. व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? एक्सप्लेन योर सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन. चलिए अब देख लेते हैं. स्टेक होल्डर्स, फैमिलीज ऑफ डाइड एंड द इंजर्ड लेबरर्स. ठीक है, जो इंजर्ड लेबरर्स है वो खुद भी और उनकी फैमिलीज भी. म्युनिसिपल कमिश्नर, बिल्डर्स ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल, गवर्नमेंट, अर्लियर कमिश्नर, इंस्पेक्टर्स एम्प्लॉयड इन द म्युनिसिपैलिटी. एथिकल इशू, सबसे पहले जस्टिस फॉर द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड. ड्यू टू नेग्लिजेंस द लेबरर्स डाइड. सबसे पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए. दे मस्ट बी सर्व जस्टिस थ्रू वेरियस वेज. प्रोफेशनल इंटेग्रिटी ऑफ द कमिश्नर एज वेल एज अदर अथॉरिटीज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट आर एट स्टेक. हैड दे बीन मोर प्रोफेशनली कमिटेड टू द प्रोजेक्ट, दिस मिसहैप कुड हैव बीन अवॉइडेड. तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाले चीज़ को जिसको हमने नहीं माना, ये नंबर 5 के बाद ये वाला जो आपका सीनियर एमसी था, इसकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी भी क्वेश्चन की जा चुकी है. ठीक है, इसके बाद अकाउंटेबिलिटी. द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस फॉर विच द मिसहैप टुक प्लेस. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट इंटैक्ट. फर्दर देखें इफेक्टिवनेस. द पुअर सुपरवाइजरी रोल प्लेड बाय द अथॉरिटीज ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन मार्क्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑन द गवर्नेंस. ये इफेक्टिवनेस बेसिकली हम किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? इंस्पेक्टर के ऊपर, जिसने कि गलत चीज़ों के आधार पे यहाँ पे चीज़ों को पास कर दिया था. इमोशनल इंटेलिजेंस. द कमिश्नर इज बीइंग प्रेशराइज्ड बाय पावरफुल स्टेक होल्डर्स सच एज वेल्दी बिल्डर्स, सीनियर्स एंड पॉलिटिकल मास्टर्स. ऑन अदर हैंड द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड डिजीज फैमिलीज आर डेवस्टेटेड.
टू डील विद सच सिचुएशन द कमिश्नर नीड टू शो इमोशनल इंटेलिजेंस टू कम अप विद अ रैशनल जजमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि हमने देखिए जो चीज़ें हमने आपको बोली उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ये आपके ऊपर है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन में मार्क करवाया है, ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं। ये सभी के सभी एथिकल इश्यूज़ हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला एथिकल इशू सोशल जस्टिस का कि उन लेबरर्स की डेथ हुई। सेकेंड एथिकल इशू कि इंस्पेक्शन सही से नहीं हुई। और ये जो एथिकल इश्यूज़ हैं ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये सभी चीज़ें मिली हुई हैं कि मटेरियल ढंग का यूज़ नहीं हुआ, उसके बाद एडिशनल बेसमेंट बनाई गई, उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन उस एरिया में करी गई जहाँ पे ग्रीन बेल्ट आने वाली थी। फिर नेक्सस वाला भी एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने देखे थोड़ी सी चीज़ों को और इलेबोरेट करने की कोशिश की है इन ऑर्डर टू शो टू यू कि कैसे आप चीज़ों को और भी लिख सकते हैं। लेकिन अगेन जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है वो बिल्कुल क्रूड तरीका है, वैसे अगर आप सोचेंगे तो भी बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, ऑप्शंस अवेलेबल पूछा है, हर ऑप्शन की मेरिट डिमेरिट नहीं पूछी है। तो जब तक पूछा ना जाए प्लीज़ ना बताएं, केवल ऑप्शंस अवेलेबल बताई जाएं। उसके बाद एक्सप्लेन योर सिलेक्टेड कोर्स, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस 4 हैं। ऑप्शंस आई एम श्योर आपको जनरेट करने का तरीका आता होगा। एथिकली करेक्ट, लीगली करेक्ट, एथिकली इनकरेक्ट, लीगली करेक्ट, ऐसे होती हैं 4 ऑप्शंस। देखिए एथिक्स, लीगल, ठीक है, करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ये आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप दे सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि ये चौथी वाली ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि ये वाली ना तो एथिकली करेक्ट है ना लीगली करेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपको देनी भी नहीं चाहिए। इसी के आधार पे आपकी ये वाली 3 ऑप्शंस बन जाती हैं जो कि हमेशा आपको बचा लेती हैं कि एक एथिकली करेक्ट हो गई, लीगली इनकरेक्ट हो गई, एक एथिकली करेक्ट लीगली करेक्ट हो गई, और एक एथिकली इनकरेक्ट लीगली करेक्ट हो गई, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके सामने। ऑनेस्टली प्रूव द मैटर एंड टेक द एक्शन एज पर द लॉज एंड द रूल्स, ये एथिकली करेक्ट और लीगली भी करेक्ट हो गई, ये वाली ऑप्शन आपके सामने है। प्रूव द मैटर फॉर नेम सेक एंड हश अप द मैटर एज डायरेक्टेड बाय द बिल्डर्स एंड सीनियर्स टू अवॉइड पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये वो चीज़ हो गई, ना तो एथिकली करेक्ट है ना एथिकली इनकरेक्ट है। चौथी ऑप्शन आपको बताई थी हमने। Consult with the seniors and friends to find a way out and strike a balance between the interest of builders and the victims' families. अब ये लीगली करेक्ट है क्योंकि आप कंसल्ट कर रहे हैं, पर क्या ये एथिकली करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी ये वाली ऑप्शन। उसके बाद रिक्वेस्ट एन इमीडिएट ट्रांसफर फ्रॉम द पोस्ट टू अवॉइड द एथिकल डायलेमा, तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये एथिकली आपके लिए करेक्ट है क्योंकि आपको ये वाला डायलेमा नहीं फेस करना पड़ेगा, लेकिन लीगली एक तरीके से इनकरेक्ट है क्योंकि आप इस चीज़ से भाग रहे हैं। तो ये एथिकली इनकरेक्ट भी है कुछ हद तक क्योंकि आप उस चीज़ से भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से इस ऑप्शन में भी आ सकती है, राइट। सो तरीके हैं, बेसिकली सोचने के तरीके हैं। धीरे धीरे जब आप इन ऑप्शंस को देखने लग जाएंगे, आप ऑप्शंस डेवलप करना भी खुद से समझ जाएंगे। आपने क्या चूज़ किया, अमंग दी अवेलेबल ऑप्शंस आई वुड गो विद द फर्स्ट ऑप्शन जो कि एथिकली करेक्ट है और लीगली भी करेक्ट है। टू कंप्लीट द प्रोब विल फुल प्रोफेशनल इंटेग्रिटी एंड टेक एक्शंस एज पर द लॉ। रैशनल क्या है, केस अपीयर्स टू बी ऑफ सीरियस केस ऑफ मिस गवर्नेंस। ऑब्वियसली देखिए 6 लोगों की मृत्यु हुई है जिसमें कि 2 नाबालिग भी थे। अगर ऐसे केस में आप लोग एथिकली इनकरेक्ट कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी जो एथिक्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे केस में यू डोंट हैव टू टेक एनी चांसेस, आपको हमेशा वही चीज़ चूज़ करनी है जो बिल्कुल करेक्ट है विदाउट फेयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए आपने ये जॉब क्यों ली, क्या आपने ये जॉब इसलिए ली ताकि आपके होते हुए कुछ लोगों की डेथ हो जाए आपकी वॉच के अंडर, बिल्कुल भी नहीं, राइट। सो ऐसे केस में यू cannot compromise the values of integrity, transparency, efficiency वगैरह वगैरह। Further, the fact remains that ignorance on part of officials has also led to loss of human lives and dangers to others, ठीक है। एक तो ये मिस गवर्नेंस का केस है, उसके बाद लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। This is the time that I should choose action which is with clear conscience and to do justice with my professional values. I have been conferred authority by the law to implement it without fear or fervor, ठीक है, from anyone, and not doing so would be a violation of my oath of the office and also against my professional integrity and values. क्लियर है ये बात। देखिए हमने कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को इस्तेमाल किया है, ये केवल सेंटेंसेज नहीं है। जिन चीज़ों पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो क्या है, मिस गवर्नेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच वी यूज्ड, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ड यूज़ किया क्लियर कॉन्शियंस, उसके बाद हमने वर्ड यूज़ किया प्रोफेशनल वैल्यूज़, उसके बाद हमने ये फ्रेज़ यूज़ किया विदाउट फेयर और फेवर, उसके बाद हमने फ्रेज यूज़ किया ये वाला अगेंस्ट माई प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। तो वी हैव यूज 5 फ्रेजेस, तो ऑब्वियसली द एग्जामिनर इज बाउंड टू गिव यू मार्क्स, ठीक है।
देखिए चीज़ें आप समझ जाएंगे, सेंटेंसेस आप लिख लेंगे। मेरा मकसद यहाँ पे क्या है, आपको आंसर स्ट्रक्चर बनवाना कि कैसे आप बनाएंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए कि कैसे आप चीज़ों को फॉर्मुलेट करेंगे, क्या चीज़ें आपके आंसर में होनी चाहिए। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस स्टडी को देख लेते हैं। ठीक है, पहली 2 केस स्टडी थोड़ी लंबी हैं, तीसरी वाली बहुत ही आसान है, आप चाहें तो उसको आराम से पढ़ सकते हैं, उसको हमने डिस्कस करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कमिंग टू दिस वन, परमल इज़ अ स्मॉल बट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। ये छोटा लेकिन अविकसित जिला है। इट हैज़ रॉकी टेरेन that is not suitable for agriculture, though some subsistence agriculture is being done on small plots of land। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ है, परमल के बारे में बात हो रही है और यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि का काम करते हैं। एरिया रिसीव्स एडिक्वेट रेनफॉल एंड हैज़ एन इरीगेशन कैनाल फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश आती है और एक कैनाल भी इसके थ्रू फ्लो करता है। अमरिया, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जो इसका प्रशासनिक केंद्र है, इट इज़ अ मीडियम साइज टाउन, वो एक मध्यम वर्ग का टाउन है। It houses a large district hospital and industrial training institute and some privately owned skilled training centers। तो वहाँ पर जिला अस्पताल भी है, ITI भी है और STI भी है। It has all the facilities of a district headquarter। A trunk railway line passes approximately 50 kilometers from अमरिया। सब कुछ है, यानी कि वहाँ पर आपके पास जो जिला मुख्यालय में होते हैं सारी सुविधाएं हैं, अस्पताल है, ITI है और वहाँ पे आसपास रेलवे लाइन भी अवेलेबल है। इट्स पुअर कनेक्टिविटी इज़ अ मेजर रीज़न फॉर द एब्सेंस ऑफ एनी मेजर इंडस्ट्री देयर इन। क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे लाइन है ये थोड़ी दूरी पे है, 50 किलोमीटर की दूरी पे है, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करती, इसीलिए वहाँ कोई बड़ा उद्योग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफर्स अ 10-year टैक्स हॉलीडे एज एन इंसेंटिव टू न्यू इंडस्ट्री की अगर कोई नया इंडस्ट्री आता है तो उसके लिए 10 साल का टैक्स हॉलीडे स्टेट गवर्नमेंट ऑफर करने को तैयार है। 2010 में क्या हुआ, अनिल नाम के एक उद्योगपति ने यह कहा कि ही डिसाइडेड टू टेक बेनिफिट्स टू सेट अप द अमरिया प्लास्टिक वर्क्स इन नूरा विलेज अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम अमरिया। While the factory was being built, Anil hired the required key labor and got them trained at the skill training centers at Amriya। This act of his made the key personnel very loyal to APW। ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है अभी तक कि एक छोटा सा टाउन था जो कि अंडर डेवलप्ड था, उसके पास में जो जिस मेन टाउन का वो हिस्सा था उसका नाम था अमरिया, और अमरिया में कुछ कुछ सुविधाएं अवेलेबल थी, लेकिन वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग सही से शुरू नहीं हो रही थी। सरकार ने वहाँ पे टैक्स हॉलीडे दिया जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होने लगी, क्योंकि अनिल नाम के एक उद्योगपति ने यह फैसला लिया कि मैं यहाँ पे आके प्लास्टिक वर्क्स की एक फैक्ट्री चलाने वाला हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे लोकल लेबरर्स को उठाया और उनको ट्रेनिंग दिलवाई, उनको कौशल दिलवाया। उसके बाद STIs भी जो है उनमें कौशल दिलवाया, और जो लोग उनके पास काम करने लगे वो काफ़ी लॉयल हो गए। देखिए काफ़ी लंबी केस स्टडीज़ हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। APW started production in 2011 with the labor drawn fully from नूरा विलेज। जो नूरा विलेज थी, जो यहाँ पे हमने बात करी, देखिए जो नूरा विलेज, क्योंकि गवर्नमेंट नूरा विलेज में टैक्स हॉलीडे दी थी तो इन्होंने नूरा विलेज में से लोगों को उठा के वहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। The villages were very very happy and to get employment near their homes and were motivated by the key personnel to meet the production targets with high quality। APW started making large profits। ठीक है, अब आती है एक नया मोड। A sizable portion of which was used to improve the quality of life in Noora। चलिए यहाँ पर भी APW was very very novel, इन्होंने लोगों का काफ़ी उद्धार किया। By 2016, Noora could boast of a greener village and a renovated village temple। Anil liaised with the local MLA to increase the frequency of bus services to Amriya। तो इन्होंने लोकल MLA के साथ बातचीत करके ये भी बोल दिया कि जो बस सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जाए। The government also opened primary healthcare center and primary school at Noora in buildings constructed by APW। APW used its CSR funds to set up women's self-help groups, subsidize primary education to the village children, and procure an ambulance for use by its employees and the needy। In 2019, अब जाके नया मोड आएगा। There was a minor fire in APW। It was quickly extinguished as fire safety protocols were in place in the factory। चलिए यहाँ पर भी APW ने अच्छा काम किया। Investigations revealed that the factory had been using electricity in excess of its authorized capacity। This was soon rectified। ये चीज़ भी रेक्टिफाई कर दी गई, ठीक कर दी गई। The next year, due to a nationwide lockdown, the requirement of production fell for 4 months। ठीक है, obviously लॉकडाउन हुआ तो प्रोडक्शन भी नीचे आई। अनिल decided that all employees would be paid regularly। यहाँ पर भी अनिल ने सोचा कि वो सभी एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली पे करेंगे। He employed them to plant trees and improve the village habitat। APW had developed a reputation of high quality production and a motivated workforce। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रख दी गई है कि किस तरीके से एक बहुत ही अविकसित टाउन था, एक बहुत ही अविकसित
जिला था जिसमें धीरे धीरे अनिल नाम के एक उद्योगपति ने अपना उद्योग खोला, जिसके चलते उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया और वहाँ के टाउन के वातावरण को काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया और धीरे धीरे लोगों का जो उत्साह था उसको भी काफ़ी बढ़ाया। और कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को भी इन्होंने बड़े अच्छे से झेला। सबसे पहले बिजली की दिक्कत आई, पर वहाँ भी दिक्कत नहीं आई। उसके बाद यहाँ पर जब देखें जो लॉकडाउन हुआ तब भी उन्होंने इन चीज़ों को इंश्योर किया। अब आपको बताना है क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी ऑफ APW एंड स्टेट द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। देखिए, ऐसे केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि एथिकल इश्यूज़ कुछ हैं, बहुत प्रोमिनेंट एथिकल इश्यूज़ कुछ हैं? मैं आपको दोबारा पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि अनिल ने कुछ गलत काम किया? बिल्कुल गलत काम नहीं किया। तो फिर आपसे एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है? तो ऐसे केस में आपको लाइंस को देखना पड़ता है। यहाँ पर एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि ये बेसिकली आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसी हैं। अब आपको बहुत ही अंदर जाके डेप्थ में जाके देखना होगा। देखिए क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या क्या ख़राब चीज़ें हुई। क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला है तो आप अच्छी चीज़ें भी बताएंगे और कुछ कुछ ख़राब चीज़ें भी बताएंगे। ख़राब चीज़ें क्या है? ख़राब चीज़ केवल एक ये वाली है कि जो बिजली थी वो एक्सेस में यूज़ हो रही थी ऑफ इट्स ऑथोराइज कैपेसिटी, लेकिन उसको भी बाद में ठीक कर दिया गया। लेकिन अच्छी चीज़ें बाकी सारी की सारी अच्छी चीज़ें हैं, कोई भी कमी नहीं है। एक ख़राब चीज़ और क्या है कि अभी तक इसकी कनेक्टिविटी ढंग से नहीं करी गई थी, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी ख़राब चीज़ है। इसके अलावा कोई भी और ख़राब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यही देखिए हमने यहाँ पे यही बताया है, द सेटिंग अप ऑफ अमरिया प्लास्टिक वर्क्स बाय अनिल अपैरेंटली प्रूव्ड अ बून फॉर द नूरा विलेज। द प्रोजेक्ट लेड टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स: रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, सोशल सर्विसेज जैसे कि स्कूल, हेल्थ, ग्रीन एनवायरनमेंट, कनेक्टिविटी, कंपैशनेट सोसाइटी, सब चीज़ें अच्छे से हो रही थी। ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या थी? रेगुलेटरी रूल्स की फ्लाउटिंग हुई। इंक्वायरी फाउंड दैट कंपनी हैड बीन यूजिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। पहली चीज, सिंस द प्रोजेक्ट इज फ्लाउटेड लोकेटेड फार ऑफ द अर्बन एरिया, इनइफेक्टिव इंस्पेक्शन ऑफ रेगुलेटरी रूल्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। क्रिटिकली एनालाइज करने को पूछा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर बुराइयां नहीं हैं तो आप जानबूझ के निकाल के लाएंगे बुराइयां। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ऐसे केस में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराइयां थी। ये भी क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करने को बोल रखा है, इसलिए हमने ये एक या दो इश्यूज आपके सामने बताए कि एक तो वो अर्बन एरिया नहीं था, ठीक है, सेकेंडली वहाँ पर रेगुलेटरी रूल्स को अच्छे से नहीं मैनेज किया, दैट्स ऑल। लेकिन आप देखिए अनिल ने उन सभी चीज़ों को बहुत प्रॉपरली हैंडल किया। तो क्रिटिकली एनालाइज में आप पॉजिटिव पॉइंट्स को बताएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को? आप नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं बताएंगे। अगर है ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे? जानबूझ के ढूंढने की कोशिश ना करें। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? डू यू कंसिडर APW एज अ रोल मॉडल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज? गिव रीजंस। बिल्कुल, बहुत अच्छा रोल मॉडल है। इससे अच्छा रोल मॉडल क्या होगा? देखिए उन्होंने क्या क्या किया। पहले लोगों को उन्होंने स्किल ट्रेनिंग शुरू करवाई, स्किल ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार देना शुरू किया। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाइए, आपके लिए पूरा मार्क कर देंगे। सबसे पहले उन्होंने लोगों को ये कौशल केंद्रों में जाके उनको कौशल दिलवाया। सेकंड नंबर पे उन्होंने उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? देखिए इन्होंने इस पूरे के पूरे प्रॉफिट से एक विलेज टेम्पल को रेनोवेट करवाया, उस पूरे के पूरे वातावरण को और ज़्यादा हरित बनाया। उसके बाद देखिए इस पूरे की पूरी चीज़ के चलते हेल्थ केयर सेंटर खुल गया, प्राइमरी स्कूल खुल गया नूरा में, साथ ही में CSR फंड्स का इस्तेमाल किया, वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप खुल गए, साथ में देखें प्राइमरी एजुकेशन को सब्सिडाइज करवा दिया सरकार से। उसके बाद यहाँ पर देखें आप कि लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने अपने आप को इतना अच्छे से एक कुशन बनाया हुआ था कि द लेबरर्स वर बीइंग पेड रेगुलरली, एंड वहाँ पे उन्होंने ट्रीज़ को प्लांट करवाया। इसमें क्या बुराई है? गलती क्या है? तो यही आपको बताना है। द डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ लाइन्स ऑफ अमरिया प्लास्टिक वर्क्स मे बी अ गुड इनिशिएटिव टू ब्रिंग रैपिड डेवलपमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एंड द सेमी अर्बन एरियाज। दिक्कत क्या है? क्यों एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत ठीक करवाई, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री हुई, सोशल सर्विसेज इंप्रूव हुई, CSR चीज़ें इंप्रूव हुई, और क्या चाहिए? कोई चीज़ की कमी तो आपने रखी ही नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस स्टडी थी, ईजीएस्ट केस स्टडी मैं कहूँगा। हालांकि वैसे अगली वाली इससे भी इजी है, बट ये भी बहुत आसान थी। तो इसमें आप ऐसे केसेस में मार्क्स को लूज़ नहीं करना। मैं केवल आपकी उस सोच को यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि कभी कभार बच्चे जानबूझ के बुराइयाँ निकालते हैं, उनको लगता है क्रिटिकली एनालाइज करना है, बट जी नहीं, अगर बुराइयाँ हैं नहीं तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें कि आप बता रहे हैं एक आधी छोटी मोटी बुराई है जिस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। कंक्लूजन बताइए कि ओवरऑल जो है चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द ईजीएस्ट क्वेश्चन, इसको बहुत जल्दी वाइंड अप करेंगे। ये इशू बेस्ड केस स्टडी इसको मैं कहता हूँ। हमने पिछली वीडियो में भी एक इशू बेस्ड केस स्टडी देखी थी पार्ट 3 में, विच हैड टू डू विद आर्म्स ट्रेड, राइट। सो जो आर्म्स ट्रेड को लेके केस स्टडी थी वो भी बिल्कुल सिमिलर केस स्टडी थी, इशू बेस्ड थी। मतलब जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो
कोई प्रॉपर केस नहीं है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि अनिल थे, उन्होंने एपीडब्ल्यू खोला, उसके पहले हमने देखा कि आप किसी मोहल्ले के एमसी थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक इशू दे दिया गया है, एक मुद्दा दे दिया गया है, उस मुद्दे के बारे में चर्चा करनी है। तो ये ऐसी केस स्टडीज़ होती हैं जो कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये GS2 में या फिर ये GS1 में भी पूछ ली जाएँ तो आई थिंक आंसर बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी केस स्टडीज़ होती हैं। ईजीएस्ट 20 मार्क्स, अगेन आई एम सेइंग, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, ये इसको लूज आउट नहीं करना चाहिए। ये किसको लेके है? ये बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स को लेके है। कोविड-19 में बहुत ज़्यादा जो प्रवासी श्रमिक लोग थे, इनकी बहुत चर्चा हुई, प्रवासी कामगारों की। They have always remained at the socio-economic margins of our society, silently serving as the instrumental labor force of urban economics. The pandemic has brought them into national focus. On announcement of a countrywide lockdown, a very large number of migrant workers decided to move back from their places of employment to their native villages. बिल्कुल सही बात है. Non-availability of transport created its own problems. Added to this was the fear of starvation and inconvenience to their families. This caused the migrant workers to demand wages and transport facilities for returning to their villages. Their mental agony was accentuated by multiple factors such as sudden loss of livelihood, possibility of lack of food, inability to assist in harvesting their rabi crop due to not being able to reach home in time. Obviously कई सारी दिक्कतें थी जो कि इन्होंने फेस करी. Reports of inadequate response of some districts in providing the essential boarding and lodging arrangements along the way multiplied their fears. You have learnt many lessons from the situation when you were tasked to oversee the functioning of the district disaster relief force in your district. In your opinion, what ethical issues arose in the current migrant crisis? जो अभी migrant crisis हुई है, इसमें क्या क्या ethical issues arose हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये है, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन ये है। वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है, क्या क्या एथिकल इश्यूज आए खुद सोचिए। रोजगार एथिकल इशू आया। सेकंड नंबर पे एथिकल इशू आया कि खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। थर्ड नंबर पे उनका ट्रांसपोर्टेशन की, वो अपने आप को माइग्रेट कैसे करवाएंगे। फोर्थ नंबर पे कि उनके घर पे जो फैमिलीज़ हैं उनकी चिंताओं को दूर कैसे करेंगे। फिफ्थ नंबर पे कह सकते हैं कि उनकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की दिक्कतें, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिली। तो ये 5 चीज़ें आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। वेरी वेरी simple point. The unprecedented lockdown during the COVID-19. It better not be COVID-29 दोबारा ना आए ये, right? So COVID-19 pandemic led to considerable difficulties to the migrants who were living far off their homes. They had to face problems on multiple fronts, which includes financial, physical, emotional problems. Emotional problems को नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं भूलना है। Psychological कह लीजिए, emotional कह लीजिए, आती ज़रूर हैं। मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, बिल्कुल सही बात है ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि कई सारे हर एक उद्योगपति अनिल जैसा नहीं होता कि कहे कि नहीं मैं तो सबको पगार दूंगा, राइट। लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स हिट द माइग्रेंट्स, बिल्कुल सही बात है। द रिलीफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कुड सपोर्ट देम टू एन एक्सटेंट ओनली। फिर मेंटल एंजाइटी, पुअर सेविंग्स, हेल्थ थ्रेट्स, ये बात हमने करी कि टेंशन उनको भी और उनकी फैमिली को भी, ठीक है, कि उनकी जॉब चली गई, उसके बाद खाने पीने को जगह नहीं है, उसके बाद हेल्थ अगर कोई दिक्कत आती है, कोविड अगर हो जाए तो कहाँ जाएंगे। ह्यूमन डिग्निटी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। मेनी फैमिलीज ऑफ माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वुमेन had to rely on doles given by rich people. Similarly, many poor migrant families also had to stand in long queues for free food from the government. तो ये भी बड़ी दिक्कत थी। दिल्ली के केस आप बता सकते हैं जो कि यमुना नदी के किनारे में देखने को मिला था। Forced unethical actions. The lockdown forced migrants to do many unethical decisions. For example, ये वाला केस आई एम श्योर आपने सुना होगा। ज्योति कुमारी 16 साल की जो लड़की थी, she rode her father on bicycle from Gurugram to her village in Bihar. सिवियर रैम्पेज ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कंक्लूजन, ये वाला केस आप बता सकते हैं। दिल्ली, मेनी माइग्रेंट्स रश टू द ISBT। मेरे को आज भी याद है, वो इमेजेस नहीं भूलती हैं, जब लोगों के डर में भय था, हम अपने घर पर बैठ के टीवी पे देख रहे थे कि किस तरीके से ISBT पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और इस भीड़ में उन लोगों को भगदड़ मची हुई थी कि हमें दिल्ली से वापस जाना है, और लोग रोते हुए बोल रहे थे कि हम कभी वापस नहीं आएंगे, इन बड़े शहरों में काम करने कभी नहीं आएंगे, इन्होंने हमें आज सपोर्ट नहीं किया। सो ये सभी एथिकल इश्यूज़ थे जो कि अराइज हुए थे। हमने कई सारी सेपरेट वीडियोज़ भी बनाई हैं, उनको जाके देख सकते हैं। बताना चाहूँगा कि सेम क्वेश्चन GS2 में भी आया था, तो वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को एड्रेस किया है, आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, UPSC ने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लिया है। 2 सवाल पूछे गए हैं आपसे।
सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एथिकल केयर गिविंग स्टेट, कि एक एथिकल केयर गिविंग स्टेट कौन सी होती है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। एथिकल केयर गिविंग स्टेट क्या है, ऐसी स्टेट जो कि एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, नैतिक सिद्धांतों को फॉलो करे, इवन इज द इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ केयर गिविंग। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में क्या है कि देखिए, जब आपका समय खराब चल रहा हो, अगर उस समय आपकी सरकार आपके साथ नहीं है, तो क्या आप अपनी सरकार का भरोसा कर सकते हैं आगे जाके? बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो आपको लगता होगा ना कि मेरी फैमिली को तो मेरे को सपोर्ट करना ही चाहिए, तो आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किससे करते हैं? अपनी फैमिली से करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट सरकार से करते हैं, राइट। लेकिन सब सरकार ने नहीं दिया है तो वो उनको अनएथिकल मानते हैं। तो अनएथिकल केयर गिविंग स्टेट और एथिकल केयर गिविंग स्टेट का डिफरेंस को समझिए। So in the context of migrants, it would entail providing immediate relief to migrant families, managing essential services to mitigate their difficulties, कि उनको सबसे पहले तो जो immediate relief है वो देनी चाहिए, उसके बाद ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी दिक्कतों को मिटिगेट करें। एथिकल केयर गिविंग स्टेट्स ऑल्सो इंक्लूड्स लुकिंग आफ्टर द मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे ज़्यादा जोखिम में लोग होते हैं, विच इंक्लूड वरिष्ठ लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, and acting in compassionate and ethical manner than strictly going by the established rules। यही फ़र्क है ना। established rules कहाँ से आया? कोड ऑफ कॉन्डक्ट से आया। compassionate कहाँ से आया? कोड ऑफ एथिक्स से आया। ठीक है, कि आपको कंपैशन दिखाना है, आपको एक कुछ ऐसा करके दिखाना है जहाँ पर आप रूल से परे होके इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक स्टेट कर सकती है, राइट। तो दिस इज व्हाट इज एथिकल केयर गिविंग स्टेट। फाइनल क्वेश्चन, what assistance can the civil society render to mitigate the sufferings of migrants in similar situations? बहुत आसान है। सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है? उनको जागरूकता प्रोवाइड कर सकती है, राइट। उनको स्किल दे सकती है, कैपिटल टू स्टार्ट न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, facilitate the recruitment process through online portal or offline meetings, spread awareness on government schemes on livelihood, social security वगैरह वगैरह for the migrants। तो ये अगेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप GS2 में कितनी बार लिख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही आसान सवाल था ये। इस पे बस मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरली क्या होता है ना कि थोड़ी सी गलती क्या करते हैं बच्चे कि देखिए GS4 में लिख रहे हैं आप, तो थोड़ा आपको GS4 वाला एंगल देना पड़ेगा। ठीक है, उन चीज़ों को भूलिएगा मत। अगर वैसी चीज़ करेंगे, बिल्कुल GS2 टाइप आंसर लिख देंगे, तो हो सकता है आपको उतने अच्छे मार्क्स ना मिले। लेकिन जो आंसर अभी हमने आपके सामने लिखा है 20 मार्क्स में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आपको 12 मार्क्स मिल सकते हैं। आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं अगर आप इसको एक एथिकल बेंट ऑफ माइंड से लिखेंगे। अगर आप इसको एथिकल GS पेपर 4 के हिसाब से लिखेंगे तो आपको 12 नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको GS2 टाइप से लिखेंगे तो शायद आपको 7 to 8 मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा फ़र्क आ जाता है। दैट इज़ हाउ पीपल गेट मच मोर मार्क्स हु आर बेटर एट एथिक्स। वो थोड़ा सा उनको समझते हैं इन चीज़ों को कि आप कैसे चीज़ों को बेटर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें 3 केस स्टडीज़ में से सिर्फ पहले वाली थोड़ी टफ थी, जो सेकंड और थर्ड थी बहुत आसान थी। हमारा मेन मकसद यही था कि आपको थोड़ा बताया जाए आंसर लिखना कैसे है। आंसर स्ट्रक्चर आपके सामने है, PPT में आपको शेयर कर दूंगा, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, उसकी चिंता ना करें। लेकिन लिखना कैसे है ये आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ फॉर द रिमेनिंग वीडियोज़।